जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरल कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे थे, लेकिन मेन फोकस हमारा ऊपर ही रहेगा। तो हमने प्रीवियस सेशन में कुछ क्लासेस की डिस्कशन की, हमने ऑब्जेक्ट्स की डिस्कशन की। तो मेंबर फंक्शन की बात करते हैं अब। मेंबर फंक्शन डेफिनेटली क्लास के जो मेंबर्स हैं उसमें हमने कहा था डाटा होता है और फंक्शंस आते हैं, ठीक है जी। तो स्लाइटली डिफरेंस होता है सम टाइम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेंबर फंक्शंस को जो है वो डिफ़ाइन करने के हवाले से। तो हम जो डिफरेंसेस थोड़े बहुत होंगे साथ साथ देखते चले जाएंगे। तो सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर फंक्शंस हैं वो दो तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक इनसाइड द क्लास, यहाँ पे लंबी चौड़ी डिस्कशन की बजाय डायरेक्ट कोड जो है वो लिखा गया है। कुछ डिफरेंसेस, एक तो यहाँ पे अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो आम तौर पे जो हमारे पास स्कोप आता है, कहीं पे भी करली ब्रेसेस आती हैं तो अक्सर स्कोप के एंड पे सेमी कॉलन नहीं आता, लेकिन क्लास का जो हम स्कोप बनाते हैं उसके एंड पे सेमी कॉलन आता है। तो जो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन है मेंबर फंक्शन के हवाले से, वो हम क्लास के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है जी। क्लास के अंदर इसको, ये जो करली ब्रेसेस हैं इसको आप स्कोप भी सम टाइम कहते हैं, इसको आप ब्लॉक भी कहते हैं। तो क्लास के ब्लॉक के एंड पर सेमी कॉलन आता है और इसमें हम एक्सेस मॉडिफायर बताएंगे और उसके बाद फंक्शन का नेम, जैसे हम नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन लिखते हैं, उसकी रिटर्न टाइप, उसका नेम, उसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है जी। और ये हम फंक्शन ऐसे, फिर उसके बाद मेन जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें फिर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावा में थोड़ा डिफरेंट है, जावा में हमें इक्वल के साइन के साथ न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है और फिर अगेन क्लास का नेम और हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और फिर अल्टीमेटली जावा में और सी प्लस प्लस में भी हम ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद डॉट के बाद उसके बाद हम कोई भी मेंबर फंक्शन को या डाटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इनसाइड द क्लास डेफिनेशन थी मेंबर फंक्शन की। अगर आपने आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन करनी है तो उसमें जब हम क्लास अपनी डिफ़ाइन कर लेंगे तो क्लास के बाद में क्लास का जो, जहाँ पे क्लास का जो स्कोप है, ब्लॉक है, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसके साथ हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये भी क्लास का मेंबर फंक्शन ही कहलाएगा। लेकिन जावा जैसी लैंग्वेज ने भी आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं किया। तो जावा जो है वो आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन को अलाउ नहीं करता और सिर्फ क्लास के अंदर ही, जावा के अकॉर्डिंग क्लास के अंदर ही जो कुछ भी आपने करना है, मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर्स, वो आप डिफ़ाइन करोगे एंड दैट्स ऑल। तो ये आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन थी। फिर बाकी सारा प्रोसेस सेम है, आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और जो आउटसाइड द क्लास भी अगर कोई मेंबर फंक्शन है तो उसको भी आप सेम एज़ एक्सेस करते हो जैसे नॉर्मल इनसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। फिर इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है उसको। जावा में फ़ंक्शन को इटसेल्फ मेथड कहा जाता है, लेकिन जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है वो जावा में भी, सी प्लस प्लस में भी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, बाकी लैंग्वेजेस में भी कंस्ट्रक्टर आता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसका जो नेम है वो क्लास के नाम वाला ही होता है, लेकिन इससे पहले क्लास का कीवर्ड नहीं आता, ठीक है जी। और बाकी कुछ चीज़ें इसमें सिमिलर भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस इसका सिर्फ मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस इसका ये है कि ये रिटर्न टाइप इसकी नहीं होती, इट नेवर हैव एनी रिटर्न टाइप। और इसका जो नाम है ख़ास तौर पे वो क्लास का नाम ही होता है, सेम उसका जो है वो मतलब उसके केस भी सेम होगा, लोअर अपर केस। ज़ाहिर बात है हमारी मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो, मतलब सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये केस सेंसिटिव हैं, तो उसमें केस भी सेम होगा। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे दी कि क्लास से पहले नाम चूँकि सेम है, क्लास से पहले क्लास कीवर्ड, माई क्लास उसका नाम है, क्लास कीवर्ड आता है और क्लास का नेम आता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर से पहले क्लास का कीवर्ड नहीं आता और इसके बाद पैरेंथेसिस आते हैं।
चूँकि कंस्ट्रक्टर इज़ जस्ट लाइक अ फंक्शन, जस्ट लाइक अ मेथड। तो अगर इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो ये एक क्लास है, क्लास बनाई गई है, क्लास का नाम माय क्लास है और यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। और जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इट इज़ द डिफरेंस। मेथड को तो हमें कॉल करना पड़ता है ना, मेथड जो हम बनाएंगे उसको हमें कॉल करना पड़ेगा। हमें ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हुए मेथड को कॉल करना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन एवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और आम तौर पे कंस्ट्रक्टर, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, हम कंस्ट्रक्टर को इस तरह के काम करने के लिए आम तौर पे नहीं बनाते। कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ होता है कि जो हमारे क्लास का डाटा मेंबर्स हैं हम उनको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। और बजाय इसके कि हमें लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़े, हम स्पेसिफिक जब ऑब्जेक्ट बन रहा है उस वक्त ही हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे और हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़, उसका डाटा, उसके डाटा मेंबर्स वो हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं। ये इसका रियल जो बेनिफिट है कंस्ट्रक्टर्स का। तो फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की तरह से पैरामीटराइज्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक कार क्लास थी और इसमें ये एक कार का हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये 3 पैरामीटर्स हमने डिफ़ाइन कर दिए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और इंट के नाम से, डाटा टाइप से, और उनके नाम डिफरेंट एक्स वाई और जी। ठीक है जी। और फिर जो एक्स है ये इनिशियलाइज़ करेगा अल्टीमेटली ब्रांड को, जो कि मेंबर डाटा मेंबर है कार का। फिर मॉडल को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम वाई यूज़ करेंगे और जी उसका ईयर ऑफ जो है वो माइट बी पॉसिबल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा, माइट बी पॉसिबल। तो जब हम इसको मज़ीद देखेंगे मेन फंक्शन, तो हमने ये देखें क्लास कार थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया कार ऑब्जेक्ट 1। और ऑब्जेक्ट बनाते ही हमने जो है 3 वैल्यूज़ दे दी। दो पहली जो डाटा टाइप्स थी, जो पैरामीटर्स थे वो स्ट्रिंग टाइप के थे। हमें जो आर्गुमेंट हमने दिए वो दो हमने स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट्स डबल कोट्स में क्लोज किए और उसके बाद हमने उसका मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग ईयर दे दिया। तो ये आपके सामने फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाए गए, इन दोनों को आप अल्टीमेटली इनकी वैल्यूज़ को करवा के दिखाया गया। तो कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये इसका कंस्ट्रक्टर का असल यूजेज है। यानी कि हम बजाय इसके कि वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखें कार obj1 डॉट और उसका जो पैरामीटर, उसका जो डाटा मेंबर है एक्स, उसको हम एक्सेस करें, फिर वाई को एक्सेस करें, और फिर या अगर क्लास के मेंबर्स हैं ब्रांड, मॉडल, ईयर को एक्सेस करें और फिर उनको इनिशियलाइज़ करें, तो वो एक थोड़ा सा कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर अप्रोच है कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना। फिर आउटसाइड द क्लास भी हम पैरामीटराइज, जैसे हम आउटसाइड द क्लास फंक्शन यूज़ करते हैं वैसे ही हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या इवन कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें आउटसाइड द क्लास हमने कार, एक जो है एक कंस्ट्रक्टर तो ये था, इसको हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन आ गई। फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो आउटसाइड द क्लास हमने दे दी। ठीक है जी। डेक्लेरेशन में हमने सिर्फ अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू डिफ़ाइन अ कंस्ट्रक्टर, सिर्फ उसका नाम दे दिया कंस्ट्रक्टर का। ज़ाहिर बात है नाम तो क्लास वाला ही होगा, लेकिन उसके पैरामीटर्स की लिस्ट हमने दे दी। फिर यहाँ पे उन पैरामीटर्स के साथ हमने उसको जो डाटा मेंबर्स थे उनके साथ इनिशियलाइजेशन भी करवा दी। तो बाकी का जो यूजेज का मेन फंक्शन में जो इसका यूजेज है वो सेम है जैसे कि इनसाइड द क्लास हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो बना के यूज़ कर रहे थे। ओके जी। फिर डिस्ट्रक्टर आ जाते हैं। डिस्ट्रक्टर का आम तौर पे जो इसका यूजेज है वो ये है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेते हैं, उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द सिंपल पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टर इज़ टू फ्री अप द मेमोरी कंज्यूम्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक है, दो हैं, तो उनसे मेमोरी को फ्री करवाना, और ये उस वक्त करवाएंगे जब हमारा जो यूजेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर की तरह से डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास वाला ही होता है सी लैंग्वेज में। और इससे पहले हम एक साइन लगा लेते हैं टिल्डे, और वो ये बताता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। इसमें कोई भी और इसके डेफिनेशन तो नहीं होती, सिर्फ इसकी कॉलिंग होती है। सिर्फ आप इसको समझ लें कि यहाँ पे आप अपनी जो है वो बता देते हो
डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर आप करते हो और ये अल्टीमेटली खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है। ओके जी, फिर ये एक और फंक्शन एक और यहाँ पे आ गया। यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के साथ एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग डिलीटेड। फिर उसके बाद लाइन का फर्दर ये तो आपके जो हैं वो फंक्शंस हैं, सेट लेंथ, गेट लेंथ ये आपके सेटर गेटर फंक्शंस हैं। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पे डिस्ट्रक्टर की मेन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मैसेज प्रिंट करवा दिया गया है। जब ये डिस्ट्रक्टर अल्टीमेटली कॉल होगा तो ये मैसेज स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। ओके जी, मेन फंक्शन में जब लाइन डॉट सेट लेंथ को कॉल किया और गेट लेंथ के ज़रिए से लाइन की लेंथ को प्रिंट करवाया गया तो उसके बाद ख़ुद ब खुद ही ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आगे आगे फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट स्पेशली सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पाया जाता है। फ्रेंड फंक्शन जो है वो क्लास के एज सच मेंबर्स तो नहीं होते। फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज़ डिफाइंड आउटसाइड दैट क्लास स्कोप, और इवन क्लास के अंदर भी वो आ सकता है, बट इट हैज़ द राइट टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास इवन दो द प्रोटोटाइप फॉर फ्रेंड फंक्शन अपीयर्स इन द क्लास। उसकी जो डिक्लेरेशन है वो क्लास के अंदर भी आ जाती है, बट फ्रेंड्स आर नॉट मेंबर फंक्शंस। फ्रेंड फंक्शंस को मेंबर फंक्शन नहीं कहा जाता, नहीं होते मेंबर फंक्शन। और इससे पहले फ्रेंड फंक्शन से पहले फ्रेंड का कीवर्ड लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्लास है बॉक्स और इसमें एक पब्लिक स्कोप में फ्रेंड फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। डेफिनेशन नहीं है अभी इसकी, डिक्लेरेशन है, फ्रेंड कीवर्ड आ गया और फंक्शन का इसकी रिटर्न टाइप आ गई और फंक्शन का जो नेम आ गया प्रिंट विड्थ। और ये किस तरह का पैरामीटर लेगा, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये बॉक्स क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है जी, इसमें सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये यहाँ से अगर आप देखें तो क्लास स्कोप के अंदर हमने इसको फ्रेंड फंक्शन को इसका प्रोटोटाइप दे दिया, इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया, इसकी जो डिक्लेयर कर दिया, इसकी जो डेफिनेशन है वो आउटसाइड द क्लास आएगी। और हमें यहाँ पे इसका स्कोप रेजोल्यूशन भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने बता दिया क्लास के अंदर इसको फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया तो अब आउटसाइड द क्लास यू कैन सी हियर। लेकिन जो हमने सेट विड्थ है, सेट विड्थ इसका स्कोप रेजोल्यूशन हमें यूज़ करना पड़ा। ये सेट विड्थ किस क्लास का है, बॉक्स क्लास का है, और ये हमने इसको अल्टीमेटली एक्सप्लिसिटली बता दिया। और ये देखें प्रिंट विड्थ इज़ नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास, चूँकि हमने कहा फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेटली स्कोप रेजोल्यूशन नहीं आया। और यहाँ पे जो तो यहाँ पे हमने इसकी फिर डेफिनेशन दे दी और डेफिनेशन में क्या है, सिर्फ ये प्रिंट आउट करवा रहा है विड्थ ऑफ बॉक्स। और जब हमने स्टार्ट पे कहा था कि जो हमारे फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास के मेंबर फंक्शंस को डाटा को एक्सेस कर लेंगे, फ्रेंड फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड दैट क्लास को, बट इट हैज़ द राइट टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो इसके पास राइट होता है ये क्लास के इवन प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर ले। तो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें आप देखें कि हमने बॉक्स डॉट विड्थ को एक्सेस करवाया, और जो बॉक्स डॉट विड्थ है अगर आप उसको देखें तो विड्थ ये डबल टाइप का एक जो है वो मेंबर डाटा फंक्शन है, डाटा मेंबर है बॉक्स का। और चूंकि ये सी प्लस प्लस है इसमें कोई स्कोप नहीं बताया गया, सो दैट विड्थ इज़ अ प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ बॉक्स क्लास। तो फ्रेंड फंक्शन ने प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर लिया। ठीक है जी, तो ये फ्रेंड फंक्शन की कुछ जो है वो मतलब इसकी डिटेल्स थी। तो इसके बाद मेन फंक्शन में आप देखें बॉक्स डॉट सेट विड्थ यूज़ किया। डेफिनेटली सेट विड्थ इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास बॉक्स, बट प्रिंट विड्थ जो फंक्शन था ये किसी क्लास का मेंबर फंक्शन तो होता ही नहीं है, बट इट वाज द फ्रेंड फंक्शन ऑफ द बॉक्स क्लास। सो इसको हमने एक बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट दिया। ये चूँकि हमने देखा था इसकी प्रोटोटाइप में, इसकी डेक्लेरेशन में, कि ये जो लेगा पैरामीटर जो यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा वो हमें बॉक्स टाइप के ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो इस बॉक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में हमने जो विड्थ सेट की है इसके वेरिएबल की वो 10.0 है, तो ये अल्टीमेटली इसके पास जाएगी एज एन ऑब्जेक्ट। तो फिर ये इसको प्रिंट करेगा, प्रिंटिंग इसने क्या करवानी थी, विड्थ ऑफ बॉक्स प्रिंट कर देगा।
और बॉक्स डॉट विड्थ को एक्सेस कर रहा है। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे एज आ आर्ग्यूमेंट दे दिया और फिर वो उसकी जो विड्थ है एक डाटा मेंबर है उसको उसने प्रिंट करवा दिया। ओके जी, ये कुछ फ्रेंड फंक्शन था। उसके बाद आ जाते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन की ट्रिकी सी थोड़ी सी मतलब डेफिनेशन और ये स्पेसिफिक है सी प्लस प्लस के साथ। In if a function is inline, the compiler places a copy of the code of that function at each point where the function is called at compile time. वो उसकी कॉपी को रेप्लिकेट करता है। Any change to an inline function could require all clients of the function to be recompiled because compiler would need to replace all the code once again. अगर उसमें कोई चेंजिंग आती है, चूँकि उस ये कहा गया कि इनलाइन फंक्शन की कॉपी रेप्लिकेट होती है, उसका कोड रेप्लिकेट होता है, तो जब अगर कोड में चेंजिंग आएगी तो वो उसे रिकम्पाइल भी करना पड़ेगा। टू इनलाइन अ फंक्शन प्लेस द कीवर्ड इनलाइन बिफोर द फंक्शन नेम, तो उससे पहले इनलाइन कीवर्ड आएगा। फंक्शन डेफिनेशन इन अ क्लास डेफिनेशन इज एन इनलाइन फंक्शन डेफिनेशन इवन विदाउट द यूज ऑफ द इनलाइन। अ फंक्शन डेफिनेशन इन अ क्लास डेफिनेशन इज़ एन इनलाइन फंक्शन डेफिनेशन। अगर क्लास में हम डिफाइन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा है जी वो है ही इनलाइन फंक्शन। ठीक है जी। जस्ट हेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल। ये इनलाइन इंट मैक्स और ये किसी भी क्लास में नहीं है और ये क्या कर रहा है, ये दो ले रहा है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं एक्स और वाई टाइप के और यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करवाया, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लिया और रिटर्न करवाया है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर तो एक्स रिटर्न करवाया है, अदरवाइज़ वाई रिटर्न करवाया, जो भी ग्रेटर होगा वो रिटर्न करवाया गया है। और ये जो तो इनलाइन फंक्शन का जो मेन बेनिफिट है वो यही है, चाहे वो क्लास के अंदर आए या क्लास के आउटसाइड बिल्कुल स्टैंड अलोन फंक्शन आए, तो इसका मेन बेनिफिट यही है कि ये हमारे प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है उसको इस तरह से इंक्रीज़ कर देता है कि हमारी वो बार बार स्पेसिफिक किसी दूसरे एरिया ऑफ कोड के ऊपर जंपिंग नहीं होती और हमारा जो है वो एफिशिएंट प्रोग्राम होता है, एफिशिएंसी उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। It is the main usage of inline function, a main you can say benefit of inline function. ओके जी, फिर अब आ गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। तो ये कोई ऐसा टिपिकल क्रिटिकल कोई ऐसा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए से इनिशियलाइज़ करवाने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्लास का नेम आ जाता है और कोई भी हो सकता है, जैसे पीछे बॉक्स क्लास हमने देखी थी। फिर ये कॉन्स्ट, यहाँ पे फिर कॉन्स्ट जो हमें यूज़ करना पड़ेगा कीवर्ड, और फिर क्लास का नेम और जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा विद एंड साइन। तो अगर हम इसका कोई हम कोड देखें तो यहाँ पर देखें, ये पॉइंट एक क्लास है, क्लास का नेम पॉइंट है और प्राइवेट इसके दो डाटा मेंबर्स आ गए। फिर पब्लिक में ये आप देखें, ये एक पॉइंट कंस्ट्रक्टर आ गया और इस कंस्ट्रक्टर में हम जो दो पैरामीटर्स हैं x1 y1, उसके ज़रिए से x और y को हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। फिर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली चूँकि ये कंस्ट्रक्टर है तो इसका नाम तो पॉइंट ही होगा। ठीक है जी। और इसमें ये कॉन्स्ट कीवर्ड आ गया। पॉइंट हमारे पास जो है वो क्लास का नेम, चूँकि हमने क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो डेफिनेटली वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई टाइप होगी तो वो क्लास मतलब जिस तरह से हम कोई ऐसा ट्रिकी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम सिंपल पैरामीटर्स भी अपने इवन कंस्ट्रक्टर में या हम अपने मेथड में फंक्शन में बनाते हैं तो उससे पहले डाटा टाइप लिखते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट इज़ हेयर। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट से पहले उसका ऑब्जेक्ट की टाइप लिख दी, क्लास टाइप लिख दी। ठीक है जी। और उसके बाद जैसे हमने कहा कि किसी और ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को भी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो एक्स के अंदर हमने एक्स को इनिशियलाइज़ कर लिया p1 डॉट एक्स के साथ। तो इस यहाँ पे एंड साइन क्यों लगाया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करेगा, वो एज इट इज़ उसका जो भी इश्यूज़ हैं उसके जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ लेके आएगा। तो इस p1 ऑब्जेक्ट का जो x है उसकी जो भी वैल्यू होगी p1 डॉट एक्स, उसको ये उस वैल्यू के साथ x को इनिशियलाइज़ कर देगा। और p1 डॉट वाई मतलब p1 ऑब्जेक्ट की जो भी y की वैल्यू होगी उसके साथ ये y को इनिशियलाइज़ कर देगा।
और फिर हमने यहाँ पर गेटर सेटर गेट फंक्शन यूज़ कर लिया। इंट गेट एक्स ये एक्स को रिटर्न कर रहा है और इंट गेट वाई ये वाई को रिटर्न कर रहा है। बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ आर प्राइवेट डाटा मेंबर्स, दे कांट एक्सेस डायरेक्टली बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो हमें इसके लिए कोई गेटर फंक्शन यूज़ करने पड़ने ही थे। ठीक है जी। और सेट हम इसको कंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको एक प्रीवियस ऑब्जेक्ट से जो है वो इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब हम इसको मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे P1 का और P2 का, तो P1 के लिए तो हमने ज़ाहिरी बात है P1 में जब हमने 10 और 15 वैल्यूज़ दे दी तो ये इस वाले कॉपी को कॉल करेगा जिसमें दो इंट टाइप की वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर आप देखें हमने 10 और 15 दी तो ये स्पेसिफिक एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो रही है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो रही है। जब हम फिर दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं पॉइंट P2, तो इसको हमने P1 के साथ इनिशियलाइज किया, P2 इज इक्वल टू P1 कर दिया। ठीक है जी। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हेयर। अगर हम कोई चेंजेस करते हैं P1 के अंदर वो P2 में भी रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसा ही सर? देखें हमें P1 में चेंजिंग कब करनी है। हमें P1 में चेंजिंग हमें जैसे हाँ बिल्कुल, तो वो दोनों जो अगर एक में चेंजिंग करेंगे वो दूसरे में भी शो होगी, आई बिलीव सर। बाकी बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक सो ऐसा ही है। और लेकिन फ़िलहाल इस कोड में हम जो है ना वो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P1 ऑब्जेक्ट का नाम है P1, लेकिन एक और है यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट फ़िलहाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेट एक्स अगर हमने बनाया हुआ फिर तो हम कर सकते हैं, चूँकि P1 का जो एक्स और वाई जो डाटा मेंबर्स हैं वो दोनों जो थी। ओके जी। तो ओके, द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पॉली एंड मॉर्फ्स। तो इसका हमने देख लिया था कि मैनी फॉर्म्स आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में 3 हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इसके हवाले से, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसके प्रोग्रामिंग के मेन पिलर्स में से भी शामिल हैं। ठीक है जी। तो पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं क्या है। तो रियल लाइफ की एग्जांपल है अ पर्सन बिहेव्स लाइक अ टीचर इन अ क्लासरूम, फादर ब्रदर और सन इन अ होम एंड कस्टमर इन अ मार्केट। तो सेम वे में हमारे पास जो एक ही सम टाइम हमारे पास इंटरफेस होता है लेकिन उससे डिफरेंट हम काम ले रहे होते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म की इम्प्लीमेंटेशन इवन किसी भी ऊप लैंग्वेज में डिफरेंट है, फंक्शन ओवरलोडिंग की सूरत में और फंक्शन ओवरराइडिंग की सूरत में और वर्चुअल फंक्शंस की सूरत में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की सूरत में। गो के ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पर C++ में है जबकि जावा में नहीं है। ठीक है जी। तो हम इसको मज़ीद देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट। इसकी टाइप्स जो हैं C++ में कंपाइल टाइम है, रन टाइम है पॉलीमॉर्फिज्म, और कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, या इवन अगर C++ में हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आ जाती है। और रन टाइम पे वर्चुअल फंक्शन आ जाते हैं और फंक्शन ओवरराइडिंग आ जाता है। और इवन जो आपकी जावा है उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं आता, और लेकिन मेथड ओवरलोडिंग तो आता है और मेथड ओवरराइडिंग भी आता है। ठीक है जी। तो ये कुछ लैंग्वेज टू लैंग्वेज चीज़ें सम टाइम डिफ़र कर जाती हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यू कैन सी हेयर इज़ अ क्लास नेम्ड ऐड एंड हेयर इज़ मेंबर फंक्शंस, one is sum and the other member function is also same name sum। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें दो सेम नेम के फंक्शन हैं। तो जब हम ओवरलोडिंग की बात करेंगे, ओवरलोडिंग उस वक़्त हम अचीव करेंगे व्हेन देयर आर सेम नेम फंक्शंस but they have number of parameters और the type of parameters different। तो फिर वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग पाई जाएगी। यहाँ पर इस एग्जांपल में तो सम फंक्शन के जो पैरामीटर्स, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं। पॉसिबल है कि ऐसा भी पॉसिबल था
कि यहाँ पर ये एक सम फंक्शन है, इसके 3 पैरामीटर्स हैं, तीनों इंट टाइप के हैं। और एक और फंक्शन होता, मैं यहाँ पे एक्सटेंड करके आपको सिर्फ बता देता हूँ। एक और इस सम फंक्शन में एक और पैरामीटर होता जिसकी टाइप होती डबल, ठीक है जी। और फिर 3 हमारे पास बन जाते पैरामीटर्स। तो ये दोनों फंक्शन भी डिफरेंट थे, यहाँ पर भी पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पर भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही थी। तो रूल क्या है? रूल यही है कि या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हों तो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है, या फिर अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम हैं तो उनकी टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हों तो तब भी पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है जी। अल्टीमेटली जब इसका हम मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐड क्लास का, तो हमने यहाँ पे obj.sum कॉल किया। यू कैन सी हेयर क्लियरली, यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ दी, तो कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये उसी सम फंक्शन को जो है वो ढूंढेगा जिसके पास 2 पैरामीटर लिस्ट है। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हमने, 2 पैरामीटर्स वाले फंक्शन को ये ढूंढेगा और इसको जो भी इसकी डेफिनेशन है उसके ये अपना वर्किंग परफॉर्म करके तो रिटर्न कर देगा। और ये जो दूसरा हमारा फंक्शन है सम, ये ढूंढेगा 3 पैरामीटर्स वाले, यहाँ पे चूंकि हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं तो ये 3 पैरामीटर्स वाले फंक्शन को ढूंढेगा। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई ऐसा भी तीसरा फंक्शन होता जिसमें 2 इंट टाइप के हमारे पास पैरामीटर्स होते और तीसरा पैरामीटर जो है वो डबल टाइप का होता, फ्लोट टाइप का होता, और यहाँ पे डेफिनेटली जब हम उसको कॉल करते, 2 हम इंटीजर देते आर्गुमेंट्स में और तीसरा हम फ्लोट देते, तो उसने किसको देखना था? उस 3 पैरामीटर्स वाले फंक्शन को देखना था कि जिसमें पहले 2 जो पैरामीटर्स हैं वो इंट टाइप के हैं और जो तीसरा पैरामीटर है वो फ्लोट टाइप का है। तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग की कुछ डिटेल्स थी, नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स फीचर और कॉन्सेप्ट। ओके जी, फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया और उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग आ जाता है विच इज़ स्पेसिफिक टू C++। ये कई लैंग्वेजेस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ऑपरेटर का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको ये चेंज कर देता है। और जैसे प्लस ऑपरेटर है ये सिर्फ न्यूमेरिक्स को प्लस करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है जी। टू ओवरलोड एन ऑपरेटर वी यूज़ अ स्पेशल ऑपरेटर फंक्शन, हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है और उसमें हमें उस ऑपरेटर को बताना भी पड़ता है एक्सप्लिसिटली। जैसे यहाँ पे देखें ऑपरेटर मैंने कीवर्ड भी लिखा और यहाँ पे फिर सैम्बल भी आएगा। इफ़ यू वांट टू ओवरलोड प्लस तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। और इसमें फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आई थिंक सो लास्ट टाइम इस तरह का अगर आई एम नॉट फॉरगेटिंग तो आया था कि कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, वो उसके कुछ ऑप्शंस थी, मुझे शक पड़ रहा है, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक क्लास आ गई कॉम्प्लेक्स नम के नाम से, इसका क्लास का नेम है और ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। फिर ये एक इसका कॉम्प्लेक्स नम डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्टर है और ये कुछ पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर इंट टाइप के 2 पैरामीटर्स हैं और ये इनके साथ इनको जो है वो इनिशलाइज कर रहा है रियल और ओवर को, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे देखें फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नम आ गया। ऑपरेटर, अब ये इसकी रिटर्न टाइप है, ये इसकी रिटर्न टाइप है। ऑपरेटर ये हमें बता रहा है कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? प्लस ऑपरेटर को कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये क्या ले रहा है? ये यहाँ पे देखें वही कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। ये कॉम्प्लेक्स नम टाइप का एक ऑब्जेक्ट की कॉपी ले रहा है, ठीक है जी। और डेफिनेटली इस ओबीजे की वैल्यूज़ को हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे उसने कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया रिज़ल्ट के नाम से। और रिज़ल्ट डॉट रियल, ज़ाहिरी बात है ये कॉम्प्लेक्स नम टाइप का है तो इसमें रियल भी आएगा, इसमें ओवर भी आएगा जो कि इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। तो रियल में क्या स्टोर कर रहा है? रियल, अब ये एक तो रियल वो है जो कि इस ऑब्जेक्ट का है और प्लस obj डॉट रियल को ले रहा है वो। लेट मी चेक दिस कॉम्प्लेक्स नम C1 10 2 3 7,
विच इज़ ट्रिकी हेयर, जो ये रियल पहले आ गया, रियल प्लस, ओके। C1 जो है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट के तौर पे इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेगा और C2 एज ए पैरामीटर इसको पास होगा। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ। आई थिंक सो कोई थोड़ा सा शायद अगर आपने गेट नहीं किया, तो चूंकि यहाँ पर असल जो है ना हमारा क्लास का मेंबर वो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये C1 है ना, C1 अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें सिर्फ C1 प्लस C2, तो C1 हमारा जो है वो होस्ट बन गया है, ठीक है जी, ये ठीक है जी। और आगे प्लस है, अब जो प्लस है यहाँ पर ये नॉर्मल प्लस नहीं है, ये हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है, और इसने एज एन ये C2 ने एज एन आप कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आना है, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आना है, ठीक है जी। तो C1 यहाँ पे जो गेस्ट सॉरी होस्ट है, तो C1 के जो डाटा मेंबर्स है होस्ट के तौर पे यहाँ पे रियल की वैल्यू 10 आ जाएगी, ये 10 थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया है, ये यहाँ पे एज आ होस्ट यहाँ पे 10 आ जाएगा, और पैरामीटर गेस्ट के तौर पे ये 3 वैल्यू आ जाएगी, और फिर 2 + 7 हो जाएगी। और जब हम अल्टीमेटली इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ, तो उसने रियल को प्रिंट करवाया, रियल की वैल्यू 13 है, और 13 के साथ वो आई को जो है वो ऐड कर रहा है। यहाँ पर जो प्लस है वो कंकैटिनेशन के लिए है, और अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट है वो क्या आया, रियल प्रिंट हो गया, और प्लस रियल के बाद I9 प्रिंट हो गया, जो कि इसका अगला पार्ट प्रिंट होना था। तो ये एक थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, मतलब इसको अंडरस्टैंड करना, और वो इसकी जो ट्रिकी है कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ से रिजॉल्व हो रही है। यहाँ से अगर आप इस कोड को देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। ये कोड स्पेसिफिकली आपका जो है आपका ये मेंबर फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन उसको डिफाइन कर रहा है, उसके साथ मिल के अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। तो वो C3 में रियल और ओवर को एक्सेस किया जा रहा है, और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसके अंदर हम C1 और C2 के जो मेंबर डाटा मेंबर्स हैं उनको हम प्लस करवा रहे हैं, और रिटर्न C3 में कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रिंट का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, बट इफ़ देयर इज़ एनी एम्बिगिटी, कन्फ्यूजन, डाउट, यू कैन डिस्कस और आस्क। ओके जी, अदरवाइज़ हम इसको फर्दर चलते हैं। अब नेक्स्ट ये एक यहाँ पे डायग्राम है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स विच कैन बी ओवरलोडेड। चूँकि ओवरलोडिंग का ज़्यादातर जो है वो ताल्लुक C++ के साथ है, जावा में तो ये है नहीं, तो ये सारे ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, और ये जो है ऑपरेटर एस्ट्रिक है, ऐड के ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है, और डॉट ऑपरेटर है, और स्कोप रेजोल्यूशन है, और ये एक स्पेसिफिक ऑपरेटर है जिसके दो ऑपरेंड्स हैं, एक जो है सम टाइम समहाउ एक आपका राइट साइड पे आ जाता है पॉइंटर, और लेफ्ट साइड पे आपका क्लास टाइप का कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये भी इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते इन ऑपरेटर्स को। बाकी ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम ओवरलोड कर लेते हैं। तो अगर हम इनको याद रख लें तो मतलब ये कि हमें ये याद रहेगा कि हम किस किस को ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये 4 ऑपरेटर हैं जिनको ओवरलोड नहीं कर सकते। सर इसका नाम है बाइनरी सर, क्योंकि डॉट हम यूज करते हैं क्लास डाटा मेंबर को एक्सेस, और डॉट भी यूज करते हैं, स्टैटिक हम पॉइंटर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट साइड पे। मीनिंग ज़्यादा क्लियर है। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, और नेक्स्ट है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो रन टाइम के ऊपर आपकी जो ना वो इन्वोकिंग कॉलिंग हो रही होती है, और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे मेथड ओवर राइडिंग है, फंक्शन ओवर राइडिंग है, उसमें सुपर और चाइल्ड और बेस और डिराइव्ड क्लासेस रोल प्ले करती हैं, ठीक है जी। स्पेसिफिकली अगर हम एक इसमें फंक्शन ओवर राइडिंग आता है, ठीक है जी। फंक्शन ओवर राइडिंग अकर्स व्हेन अ फंक्शन ऑफ द बेस क्लास is given a new definition in a derived class, तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। At that time we can say the base function has been overridden, तो बेस फंक्शन को हाइड कर दिया जाता है, ओवरराइड कर दिया जाता है। हालांकि जनरल तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो बेस क्लास में, पेरेंट क्लास में, सुपर क्लास में जो फंक्शंस आने हैं, मेंबर फंक्शंस आने हैं, वो चाइल्ड क्लास में एज इट इज़ वो मतलब वो यूजेबल होते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर हम उस पेरेंट क्लास के, सुपर क्लास के, बेस क्लास के फंक्शन को रीडिफाइन कर दें चाइल्ड क्लास में, सो दिस कंसेप्ट विल बी कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है जी। और जावा में भी मेथड ओवरराइडिंग सेम कॉन्सेप्ट के साथ पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, ये मैमल एक क्लास है और इसमें एक ईट का फंक्शन है। ठीक है जी। और ये डेफिनेटली यहाँ पर ये पेरेंट, सुपर और बेस क्लास है। फिर ये एक काउ क्लास है विच इज़ डिराइव्ड क्लास हेयर, और ये इनहेरिट कर रही है, इनहेरिटेंस कर रही है मैमल क्लास से। और यहाँ पे इसने काउ क्लास ने, डिराइव्ड क्लास ने अगेन ईट को रीडिफाइन कर दिया, हालांकि इसमें एक पेरेंट की तरफ से इनहेरिट भी हो जाना है ईट। ठीक है जी। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो सी ऑब्जेक्ट के साथ ईट को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रिंट और करवा रहा था मैमल्स ईट, और यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कॉज ईट। तो प्रिंट हमारा कॉ होगा चूंकि इसने ओवरराइड कर दिया है। इसकी आउटपुट भी नहीं दिखाई, तो यहाँ पे काउ राइट जो है ना, वो काउ ईट जो है वो प्रिंटिंग आएगी, इसका रिजल्ट आएगा। बिकॉज ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है, जो हमारी सुपर क्लास की डेफिनेशन थी फंक्शन की, उसको चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड कर दिया। और ये जो इन्वोकेशन है ये रन टाइम पे होगी, ये रन टाइम पे मतलब ज्वाइनिंग करेगा। ओके, रन टाइम का एक और आ गया वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन हमें एक्सप्लिसिटली फंक्शन के साथ वर्चुअल कीवर्ड लगाना पड़ता है। वर्चुअल फंक्शन इज अनदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ अ स्पेशल फंक्शन डिफाइंड इन अ बेस क्लास एंड रीडिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है जी। टू डिक्लेयर अ वर्चुअल फंक्शन हमें वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। इफ़ अ virtual function class is inherited, the virtual class redefine the virtual function to suit its need। तो हमें उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा उसकी चाइल्ड क्लास में। एज यू कैन सी हेयर इज़ अ क्लास ए and it has a function show, and this show function is of type virtual because we have added virtual keyword with this function। और क्लास B है जो कि आपकी डिराइव्ड क्लास है, इसने क्लास A को इनहेरिट किया। और फिर यहाँ पर देखें कि ये शो को ये क्या कर रहा है जी, अगेन शो को ये रीडिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे ये द शो फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास इन्वोक्ड, शो फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास इन इन्वोक्ड, और इसको सिर्फ प्रिंट करवा रहा है। उसकी डेफिनेशन में सिर्फ प्रीवियस क्या था, द शो फंक्शन इन द बेस क्लास इन्वोक्ड। ओके, तो देखें अब इसको जब ये कर रहा है क्लास ए का, हमने जी जी हामिद करें जी बात। जी सर जो हमने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो इसलिए किया है ताकि हम उसमें क्लास बी का पॉइंटर सेव कर सकें, ठीक है, रेफरेंस। रेफरेंस ले सके हम। ठीक ठीक है, है रेफरेंस आ गया। जी सर, जी सर। और जब हम शो का फंक्शन कॉल कर रहे हैं इन दैट, वो वर्चुअल फंक्शन जो है वो बेसिकली सर इस लाइन समझ नहीं आ रहा, कॉल करेंगे तो वो बेसिकली रेलिवेंट जो वर्चुअल फंक्शन वही कॉल होगा इनसाइड क्लास बी। ठीक तो है, यही इसका मतलब है। चलें इसको मज़ीद जो है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी हम इसको जो है वो नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपने अपने जो है सर वो। इसको क्विकली इंप्लीमेंट करके देखो तो हमें कंफर्म हो जाएगा। आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, तो इन दैट केस हम वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन के जरिए अचीव कर सकते हैं। सही। क्लियर हो गया चलें क्या? फॉर एग्जांपल अगर अब हम आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को जनरली हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आ जाए और वो फंक्शन उसकी आम तौर पे डेफिनेशन नहीं होती उसकी, सिर्फ हमने उसको समझ लेके डिक्लेयर किया होता है और उसकी डिटेल्स नहीं होती। ठीक है जी। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कंसेप्चुअली अ क्लास सर आई दैट, नीड टू गो, मुझे तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसका जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। एंड इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड एज अ क्लास दैट हैज़ वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। जहाँ पे वर्चुअल फंक्शन आ जाएं या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आ जाएं जिस क्लास में, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और फिर फर्दर इसकी कुछ डिटेल्स हैं। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ वन विच मस्ट बी ओवर रिडन बाय एनी कंक्रीट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट डिराइव्ड क्लास। तो अब इसमें फिर मज़ीद डिटेल्स हम देखते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो क्लास इनहेरिट करेगी, डिराइव करेगी, उस क्लास में इस वर्चुअल फंक्शन, इस एब्स्ट्रैक्ट
फंक्शन का जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो वो जो चाइल्ड क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। In general, an abstract class is used to define an implementation and is intended to be inherited from any concrete classes. तो जो कंक्रीट क्लासेस हैं वो इसको इनहेरिट कर सकती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करेंगी उसके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को। द प्योर वर्चुअल फंक्शन इज इंडिकेटेड विद द सिंटैक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको देखते हैं। प्योर वर्चुअल के बाद यू कैन सी हेयर इज़ द क्लास टेस्ट, और इसमें ये एक वर्चुअल फंक्शन आ गया, और जो क्लास अब इस टेस्ट क्लास को इनहेरिट करेगी उसमें ये वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन आएगी। जैसे यहाँ पर देखें, एक और एग्जांपल है, एक बेस क्लास है, इसमें वर्चुअल फंक्शन फ़न आ गया, और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, 0 से इसको हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है, ठीक है जी। और ये डिराइव्ड क्लास है, इसमें फिर फ़न को उसने रीडिफ़ाइन किया है, ठीक है जी। और अगर ये डिराइव्ड क्लास जिसका नाम ही डिराइव्ड है, अगर ये डिराइव्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट करने के बाद अगर ये फ़न क्लास को, फ़न फंक्शन को रीडिफ़ाइन ना करती, तो ये जो क्लास है ये भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो इंस्टेंस है वो नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे देखें, मेन में हमने डिराइव्ड क्लास का इंस्टेंस बना लिया। व्हाट डज़ इट मीन कि इस डिराइव्ड क्लास ने अपनी सुपर क्लास का, अपनी पेरेंट क्लास का, अपनी बेस क्लास का जिसके साथ इसने इनहेरिटेंस की थी, उसके वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर इसने इम्प्लीमेंट ना किया होता तो ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट आया उसने प्रिंट करवा दिया, फ़न कॉल्ड, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इफ़ वी डू नॉट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास, देन डिराइव्ड क्लास आल्सो बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, विच आई वाज टॉकिंग इन प्रीवियसली, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और आ गई, बेस क्लास है और बेस क्लास में एक वर्चुअल फंक्शन मौजूद है, और एक डिराइव्ड क्लास आ गई, उसमें डिराइव्ड क्लास में वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसकी जो बॉडी है उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें वी हैव टू फेस सम एरर, कंपाइल एरर, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल डी टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसका वेरिएबल नहीं बन सकता। यहाँ पे उसने यही एरर दे दिया। ये डिराइव्ड क्लास जो है ये अभी एब्स्ट्रैक्ट है, चूँकि हमने जिस क्लास के साथ इनहेरिट किया है बेस क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन पड़ा है, और इस डिराइव्ड क्लास में ड्यू था कि हम उस वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन कर देते, प्रोवाइड करते, वो हमने नहीं की। सो दैट दिस डिराइव्ड क्लास इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके जी, चलें, क्लास रिलेशनशिप इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हेयर। तो लेकिन बात यह है कि टाइम भी अभी काफ़ी है, तो हम इसका कोई एक आध सेशन और रखेंगे जिसमें हम मज़ीद इसके कुछ 2-4 टॉपिक